इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ। स्वागत है आप सभी रसिक श्रोताओं का इस महफिल में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, जो आप सुनते हैं सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। जनाब मन, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई घर पर इस प्रोग्राम को सुन रहा है, किसी को ये प्रोग्राम सुनते हुए काम करना है तो किसी को ये प्रोग्राम सुनकर काम करना है। हर एक का अपना अपना मकसद है, अपना अपना मतलब है, मगर सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर का मकसद सिर्फ एक ही है, आपका सफ़र प्यार से सुनते सुनाते, गाते गाने गुनगुनाते कट जाए। घर बैठे हों तो मन लग जाए, गुजरे वक्त की बातें सुनकर, कुछ कही अनकही बातें सुनकर वक्त गुजर जाए, मन बहल जाए। तो आइए शुरू करता हूं आज का शो। बात चाहे दिलीप कुमार की करूं या गुरुदत्त की, चाहे एस.टी. बर्मन की या मदन मोहन की, मकसद तो यह है कि बस किसी तरह आपका दिल बहल जाए। तो जनाब, करता हूं आगाज आज के सुहाने सफर का इस सुहाने गीत के साथ। एक बार लता मंगेशकर ने यह कसम खा ली कि अब वो कभी पार्कर कंपनी का पेन नहीं खरीदेंगी। बात तब की है जब लता मंगेशकर इतनी बड़ी स्टार नहीं बनी थी। बस यूं समझिए कि कामयाबी मिलनी अभी अभी बस शुरू हुई थी। अब एक बार हुआ यूं कि एक रिकॉर्डिंग के दौरान लता मंगेशकर के हाथ में पार्कर कंपनी का एक पेन था और उस पेन पर उनका नाम भी एम्बॉस किया हुआ था। लता के हाथ में रखे उस पेन को देखकर उस जमाने के एक मशहूर नगमानिगार गीतकार नक्शब साहब ने लता के पेन की तारीफ कर दी, और इतनी तारीफ कर दी कि लता मंगेशकर ने खुश होकर वो पेन नक्शब साहब को गिफ्ट कर दिया। नक्शब ने वो पेन लोगों को ऐसे दिखाना शुरू किया कि जैसे लता मंगेशकर और उनके बीच कुछ चल रहा हो। नक्शब गाहे बगाहे वो पेन दिखाकर दुनिया को जग जाहिर करते रहे कि लता का उनके लिए एक खास सॉफ्ट कॉर्नर है, और इसी वजह से लता ने अपना ये पेन उन्हें दे दिया। नक्शब साहब के इस रवैये की वजह लता की सफलता थी या कोई गलतफहमी, इसके बारे में ठीक ठीक जानकारी अभी तक नहीं मिली है, मगर यह जरूर पता चला है कि लता के दिए इस पेन का उन्होंने गलत मतलब निकाला और इसे अपने फेवर में इस्तेमाल भी किया। इस पेन के मिलने के बाद नक्शब साहब की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो रिकॉर्डिंग्स में लता के सिंगिंग बूथ में बिना इजाजत अंदर घुस जाते थे, बातें करने लगते। और तो और एक बार हद तब हो गई जब नक्शब बिना बुलाए लता के घर तक जा पहुंचे। नक्शब को इस तरह आया देख और लोगों से उनके और नक्शब के बारे में जानकर लता का गुस्सा भड़क पड़ा। लता जी ने मराठा स्टाइल में जमकर नक्शब साहब की क्लास ले डाली और अपनी बहनों के साथ मिलकर नक्शब साहब को घर से बाहर धक्के देकर निकाल दिया। मगर बात यहीं खत्म नहीं हुई। डांट खाकर भी नक्शब साहब रास्ते पर नहीं आए। तब हार कर लता जी ने संगीत निर्देशक खेमचंद प्रकाश से शिकायत कर डाली। खेमचंद प्रकाश आग बबूला हो गए और जैसे ही नक्शब उनसे मिले तो उन्होंने ऐसी डांट लगाई और हिदायत दे दी कि आगे से अगर तुमने ऐसी हरकत की तो ठीक ना होगा। खेमचंद प्रकाश जी ने नक्शब की जेब से लता का पेन निकाला और लता को वापस कर दिया। लता को अब उस पेन पर इतनी खीज आई कि पहली फुर्सत मिलते ही उन्होंने वो पेन चौपाटी पर जाकर समंदर में फेंक दिया और कसम खाई कि अब वो कभी पार्कर का पेन नहीं खरीदेंगी, और अगर कभी खरीदा भी तो उस पर अपना नाम तो भूलकर भी नहीं लिखवाएंगी। तो इस तरह एक पेन बन गया लता मंगेशकर के लिए कितना पेनफुल। सुहाना सफर के इस पड़ाव पर बात करेंगे राज कपूर की। गुजरे हुए वक्त में मैं आपको बता चुका हूं कि जब राज कपूर फिल्मों में आना चाहते थे तो उनके पिता पृथ्वीराज कपूर ने उन्हें बॉम्बे टॉकीज में एक मजदूर के रूप में काम दिलवा दिया ताकि वो अपनी शुरुआत जीरो से कर सकें। नो इन्फ्लुएंस, नो जैक, सिर्फ अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर। राज कपूर भी अपने पिता की बात मानकर बॉम्बे टॉकीज में मजदूर के रूप में काम करने लगे।
वो लाइट्स भी उठाते थे, सेट की सफाई भी करते थे, सेट को पेंट भी करना पड़ता था, सब कुछ करना पड़ता था। इतने बड़े स्टार का बेटा होने के बावजूद वो खाना भी दूसरे लेबर्स के साथ ही खाया करते थे। जिस वक्त राज कपूर बॉम्बे टॉकीज में एज एन अप्रेंटिस काम कर रहे थे, उन्हीं दिनों बॉम्बे टॉकीज एक फिल्म बना रहा था जिसका नाम था ज्वार भाटा। ये दिलीप कुमार की पहली फिल्म थी। दिलीप कुमार और राज कपूर दोनों दोस्त थे। राज कपूर और दिलीप कुमार दोनों का परिवार पेशावर का रहने वाला था और इसीलिए दोनों फैमिलीज में गहरी झंती थी। दोनों के पिता भी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। अब राज कपूर को कभी कभी लगता था कि मेरा दोस्त जिस फिल्म का हीरो है, उस फिल्म के सेट पर मैं कीले ठोकता हूं, मैं मजदूर हूं, सफाई करता हूं, लाइट्स उठाता हूं। ये बात धीरे धीरे राज कपूर को बहुत परेशान करने लगी। मन में जबरदस्त फ्रस्ट्रेशन सा तारी होने लगा कि एक नॉन फिल्मी परिवार का बेटा तो हीरो बन गया और एक स्टार का बेटा होने के बावजूद मैं सेट पर हम्मालगिरी कर रहा हूं। मन ही मन वो इस बात से इतने कुंठित हो गए, उनका गुस्सा इतना बढ़ गया कि एक रोज वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए और उन्होंने ज्वार भाटा फिल्म के सेट पर हाथ में पकड़ा हुआ हथौड़ा इतनी जोर से मारा कि सेट का कुछ हिस्सा वहीं लड़खड़ा कर गिर पड़ा। राज कपूर इस घटना का जिक्र करते हुए कहा करते थे कि एक सुपरस्टार के बेटे होने का फायदा उन्हें मजदूर बनने में तो नहीं मिला, मगर जब ये सेट गिरा तब जरूर मिल गया। वो बताते थे कि इस नुकसान के बावजूद बॉम्बे टॉकीज के डायरेक्टर्स ने, मालिकान ने उन्हें कुछ नहीं कहा और माफ कर दिया। वो कहते हैं उनकी जगह कोई और होता तो शायद बॉम्बे टॉकीज वाला उसका बुरा हाल कर देते। एक बार फिर मैं अन्नू कपूर खैर मकदम करता हूं आप सब महानुभावों का और कहानी शुरू करते हैं गुलजार और सुचित्रा सेन की। सुचित्रा सेन बांग्ला फिल्मों का इतना बड़ा नाम कि लोग अक्सर उनसे एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखते थे। उनसे कुछ भी कहने से पहले 10 बार सोच लिया करते थे। बड़ी डिग्निफाइड लेडी थी। हर कोई उनके लिए मैडम या मिसेस सेन जैसे संबोधन इस्तेमाल करता था। लेकिन गुलजार साहब इसका अपवाद थे। वो हमेशा ही सुचित्रा सेन को बिल्कुल फौजी स्टाइल में सर कहकर बुलाते थे और सुचित्रा सेन ने भी इस संबोधन को स्वीकार कर लिया था। गुलजार द्वारा सुचित्रा सेन को मैडम की जगह सर कहने की वजह बहुत इंटरेस्टिंग थी। हुआ यूं कि जब सुचित्रा सेन गुलजार द्वारा डायरेक्टेड फिल्म आंधी की शूटिंग कर रही थी तो वो गुलजार को अक्सर सर कहकर पुकारा करती थी। गुलजार को उनका सर कहकर बात करना बड़ा अटपटा लगता था। वो अक्सर सुचित्रा जी को कहा करते थे कि देखिए, मैं आपसे उम्र और तजुर्बे दोनों में बहुत छोटा हूं, आप मुझे सर कहकर ना पुकारें। गुलजार चाहते थे सुचित्रा सेन उन्हें नाम से बुलाए, गुलजार, लेकिन सुचित्रा सेन इसके लिए अग्री नहीं हुई। इसी बात पर एक रोज गुलजार ने उनसे कहा कि अगर आप मुझे मेरे नाम से ना बुलाकर सर कहकर ही बुलाती रहेंगी तो आज से पूरी यूनिट भी आपको मैडम नहीं कहेगी, मिसेस सेन नहीं कहेगी, सर कहकर ही बुलाएगी। अब गुलजार के कहने पर फिल्म आंधी की यूनिट के कुछ लोगों ने सुचित्रा सेन को बुलाना शुरू कर दिया। सर, यस सर, ओके सर, प्लीज कम सर। मगर धीरे धीरे वक्त के साथ हर कोई उन्हें सर कहकर एड्रेस करने लगा। डायरेक्टर से लेकर स्पॉट बॉय तक उन्हें इसी तरह से बुलाने लगे। सुचित्रा सेन को सर कहने का जो चलन एक मजाक से शुरू हुआ था, फिर वो सारी जिंदगी वैसा ही रहा। सुचित्रा जी के आखिरी वक्त तक गुलजार उन्हें सर कहकर ही बुलाया करते थे। शम्मी जी को कारों का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने सोच कर रखा था कि उन्हें अपने पहले काम से जो भी पैसा मिलेगा वो उस पैसे से खरीदेंगे कार। लेकिन शम्मी जी जब पृथ्वी थिएटर में काम करते थे तो वहाँ इतनी रकम नहीं मिलती थी, इतने पैसे नहीं थे कि वो उन पैसों से कार खरीद सके। जूनियर आर्टिस्ट थे उस थिएटर में, एक्स्ट्रा के रूप में थोड़े थोड़े छोटे छोटे रोल किया करते थे स्टेज पर। लंबी चौड़ी पर्सनालिटी की वजह से पठानों के रोल मिलते थे। एक बार उनके पिता पृथ्वीराज कपूर ने कलाकार टाइटल से एक नया नाटक किया। उस नाटक में शम्मी भी थे। इस नाटक को डायरेक्टर महेश कौल ने देखा और शम्मी जी की परफॉर्मेंस से वो इतना प्रभावित हो गए कि उन्होंने शम्मी कपूर को अपनी फिल्म जीवन ज्योति में मौका दिया एज ए हीरो। ये पहला मौका था शम्मी कपूर का फिल्म इंडस्ट्री में। इस फिल्म के लिए जब उन्हें पैसे मिले तो उन्होंने अपने प्रोड्यूसर एसपी ईरानी से कहा कि उन्हें कार खरीदना है। चूंकि पैसे काफ़ी नहीं थे कि वो फर्स्ट हैंड कार खरीद सकें, इसलिए उन्होंने
सेकंड हैंड कार खरीदने की बात कही। ईरानी साहब उन्हें चूनावाला साहब की एक बहुत बड़ी दुकान कार मार्ट में लेकर गए, जहां सेकंड हैंड कार्स बिका करती थी। शम्मी कपूर जब उस दुकान पर गए तो उन्होंने बहुत सारी कारें देखी, पर उन्हें एक कार नीले रंग की, एक ब्यूक कन्वर्टिबल बहुत अच्छी लगी, पर यह कार उनके बजट से बाहर थी। लेकिन मन भी बहुत आ गया था इस कार पर। बजट से बाहर होने के कारण कार को हाथ से निकलता देख शम्मी जी के चेहरे पर उदासी छा गई। इस उदासी को नोट किया ईरानी साहब ने और बोले, भाई शम्मी, फिल्म में मैंने तुम्हें जो पैसे दिए वो कम है, इसलिए एक काम करो, मेरी तरफ से 5,000 और रख लो और अब ये कार ले लो। शम्मी कपूर ईरानी साहब के इस जेस्चर से बहुत खुश हुए और थोड़े पैसे खुद से मिलाकर उन्होंने फाइनली वो कार खरीद ही डाली। तो इस तरह शम्मी कपूर ने खरीदी अपने जीवन की पहली कार। फिल्मों के प्रचार का तरीका, मोडस ऑपरेंडी वक्त के साथ साथ बदलता गया है। शुरुआती दिनों में तो गली मोहल्लों में एक गाड़ी निकला करती थी, जिस पर लाउड स्पीकर पर एक आदमी जोर जोर से चिल्लाकर, भोंपू के माध्यम से चिल्लाकर फिल्म के बारे में बताया करता था। फिल्म का नाम है सती सावित्री, आइए देखिए। हॉल के बारे में बता देता था, कितने शो हैं बता देता था, टिकट का दाम बता देता था। तो किसी किसी जगह पर एक लड़का ढोल बजाता हुआ आता था और फिल्म की पब्लिसिटी करता था। जब तकनीक बढ़ी तब फिल्म का प्रचार करने का तरीका भी बदल गया। फिल्म के पोस्टर्स छपने लगे, उनमें फिल्म स्टार्स की तस्वीरों के साथ साथ जनता को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ कैची लाइंस भी लिखी जाने लगी। जैसे प्राण साहब की एक फिल्म आई थी जंगल में मंगल, इसके प्रमोशन के लिए पोस्टर पर लिखा गया था प्राण प्राण प्राणी, क्योंकि फिल्म में प्राण ने 3 अलग अलग किरदार निभाए थे। ऐसा ही कुछ किया गया था धर्मेंद्र जी की सन 1975 में आई फिल्म प्रतिज्ञा के लिए। प्रोड्यूसर के साथ ये धर्मेंद्र की पहली फिल्म थी और वो चाहते थे कि इस फिल्म का प्रमोशन कुछ अलग अंदाज में हो। बहुत सोचने के बाद उन्हें आइडिया आ ही गया। फिल्म की कहानी के मुताबिक हीरो एक छोटे से कस्बे में जाता है। इस कारण छोटे कस्बों में इसके प्रचार के लिए एक नॉवेल्टी का आइडिया ढूंढा गया। अखबारों में विज्ञापन के साथ 2 लाइंस में यह लिखा जाता था कि पूरे गांव की लड़कियों ने अजीत को राखी बांधी मगर राधा ने नहीं। क्यों? जानने के लिए देखिए प्रतिज्ञा। ऐसे प्रचार का ये छोटे टाउन में रहने वालों पर बड़ा कमाल का इफेक्ट हुआ। इस तरह का विज्ञापन देखने की वजह से सबके मन में एक क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा जाग गई कि ऐसा क्या हुआ कि राधा ने राखी नहीं बांधी। और जब फिल्म आई तो अधिकतर लोग ऐसे थे जो फिल्म सिर्फ इसी वजह से देखने गए थे, ये जानने के लिए कि राधा ने अजीत को राखी क्यों नहीं बांधी। फिल्म आई और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। आइए सुनाता हूं आपको इस फिल्म का एक सुपरहिट सॉन्ग। एक बार फिर से आप सब सुनने वालों का खैर मकदम करता हूं, एहतराम करता हूं। अब बात दोस्तों राजेश खन्ना की। जब राजेश खन्ना सुपरस्टार थे, अपने करियर के पीक पर थे, तो बड़े से बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर को उन्होंने काफी तंग किया। ऐसे किस्से हैं। अक्सर सेट पर लेट आते थे, सुपरस्टार थे, उनके सामने किसी की भी ना चलनी थी न चली। इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि काफी लोगों का नुकसान भी हुआ। लेकिन आज जो मैं किस्सा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपको राजेश खन्ना की शख्सियत का एक दूसरा पहलू भी मालूम होगा। 80s की बात है। ये वो दौर था जब राजनीति पर आधारित फिल्में बनने लगी थीं। उस समय 3 बहुत बड़ी फिल्मों का अनाउंसमेंट हुआ। राजेश खन्ना के साथ फिल्म आज का MLA राम अवतार, अमिताभ बच्चन के साथ इनकलाब और जितेंद्र के साथ ये देश। तीनों फिल्मों का अच्छा खासा बजट था और तीनों ही साउथ के प्रोड्यूसर्स के द्वारा बनाई जा रही थी। अब एक अजीब सा कंपटीशन था कि इनमें से जिसकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाएगी वो बन जाएगा नंबर 1। सारी इंडस्ट्री नजर गड़ाई थी कि कौन सा स्टार बाजी मारता है, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र या राजेश खन्ना। जब ये फिल्म्स कंप्लीट हुई और इनकी पब्लिसिटी शुरू हुई तो राजेश खन्ना अपनी फिल्म
आज का एमएलए राम अवतार की पब्लिसिटी से खुश नहीं थे। उन्होंने उस जमाने के मशहूर पब्लिसिस्ट पीआरओ दिवाकर को बुलाया। ये दिवाकर जी राज कपूर, गुलशन रॉय, बीआर चोपड़ा, यश चोपड़ा जैसे लोगों के लिए दिवाकर यशवंत के नाम से काम करते थे। फिल्म की पब्लिसिटी को नए तरह से डिजाइन करने के लिए कहा उन्होंने, और राजेश खन्ना ने सारे कैंपेन की सारी पब्लिसिटी की जिम्मेदारी दिवाकर जी को दे डाली। यहां मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि राजेश खन्ना और दिवाकर जी के बीच जो भी बात हुई उसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं थी, कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं था। दिवाकर जी ने राजेश खन्ना के कहे को बहुत माना और उनकी इच्छा के अनुसार फिल्म का काम ले लिया। राजेश खन्ना के सामने जब दिवाकर साहब के काम का रिजल्ट आया तो राजेश खन्ना उनसे बहुत खुश थे। इस तमाम पब्लिसिटी में दिवाकर ने अपना पैसा ये सोचकर लगा दिया कि फिल्म की रिलीज के बाद राजेश खन्ना ये पैसा उन्हें प्रोड्यूसर से दिलवा देंगे। अब आया वक्त इन फिल्म्स के रिलीज होने का, और दुर्भाग्य से ये तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ नहीं कर पाई। आज का एमएलए राम अवतार की असफलता से दिवाकर बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि उन्होंने बिना किसी लिखा पढ़ी के अपनी जेब से 2 लाख रुपए लगा दिए थे। अब जिसे भी वो ये बताते थे कि 2 लाख रुपए मैंने लगा दिए अपनी जेब से, तो वो सामने वाला कहता था कि बेवकूफ हो, कोई लिखा पढ़ी नहीं की, इतना बड़ा काम क्यों कर दिया, इतने पैसे क्यों लगा दिए, अरे भाई तेरे पैसे तो डूब गए। दिवाकर की चिंता बढ़ती जा रही थी। फिल्म को रिलीज हुए कुछ महीने बीत गए थे और उन्हें अपने 2 लाख के मिलने के आसार बिल्कुल नजर नहीं आ रहे थे। उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो राजेश खन्ना को फोन करके तकाजा करते। धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं है, उनका पैसा डूब चुका है। इत्तेफाक से एक शाम उनको राजेश खन्ना का फोन आया और राजेश खन्ना काका जी ने अपने बंगले पे बुलाया। दिवाकर वहां पहुंचे, पैक बनने लगे, बातें शुरू हो गई, मगर और कोई जिक्र नहीं हुआ। दिवाकर साहब जो पहले से ही पैसे की टेंशन में थे, राजेश खन्ना के बंगले पर बैठे हुए राजेश खन्ना की शराब कुछ ज्यादा ही पी गए। आखिर लंबी महफिल के बाद जब दिवाकर ये सोचकर उठने लगे कि भैया अब कुछ नहीं होने वाला, तब अचानक दिवाकर को उठते देख राजेश खन्ना भी उठे और बढ़े अपने बेडरूम की तरफ। दिवाकर ने सोचा शायद हल्के होने गए होंगे टॉयलेट की तरफ, लेकिन राजेश खन्ना ने इशारा किया कि बैठो। 5 मिनट के बाद जब राजेश खन्ना लौटे तो काका जी के हाथ में कैश 2 लाख रुपए थे। उन्होंने वो पैसे दिवाकर के हाथ में रख दिए। दिवाकर हक्का पक्का। एक झटके में 2 लाख देखकर दिवाकर का नशा उतर गया। बस एक टक राजेश खन्ना को देखते रहे। जिस राजेश खन्ना से पैसे मांगने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी, उसी राजेश खन्ना ने बिना तकाजा किए फुल एंड फाइनल पेमेंट हाथ में लाकर रख दिया। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिसको भी देखना हो कई बार देखना।